चलो, hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In this lecture, we are continuing the lecture or the chapter that we were dealing with biotechnology. That is biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक जुगनू स्टोरी। आप लोगों को याद हो ही गई होगी, आई होप, राइट। जुगनू स्टोरी की बात हम लोग कर चुके हैं। देन वी डिस्कस्ड कि भाई क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या इंटरेस्ट पॉइंट्स हैं, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि भाई अगर बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई तो हुई कब, ठीक है, और कहाँ से। अगर किसी ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था क्या। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द फर्स्ट मेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए was made by Herbert एंड बोयर। ठीक है, कौन थे ये? हर्बर्ट एंड बोयर। बेसिकली हर्बर्ट एंड बोयर। कब की बात है ये? 1972 की बात है। 1972 में इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब अगर इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में जो आता है और वो ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए तो भैया आप लोगों ने आपने बताया था कि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग याद कीजिए, फर्स्ट थिंग जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो क्या होता है? एक फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए। और उस फॉरेन डीएनए को जब हम लोग लाइगेट कर देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? किसी वेक्टर डीएनए से, तब हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। विच मीन्स कि ये जो फॉरेन डीएनए है वो फॉरेन डीएनए कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अब फॉरेन डीएनए अगर लिया गया है तो कोई ना कोई स्पीशीज़ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ। तो आपसे सवाल जो है वो यही पूछेगा कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए है वो बनाया किसने था, कब बनाया था, एंड उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनाया गया तो आर्टिफिशियल डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया उसमें फॉरेन डीएनए क्या था और वेक्टर डीएनए क्या था। तो फॉरेन डीएनए जो लिया गया उस समय पर वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और जो वेक्टर डीएनए लिया गया वो था एक प्लाज्मिड। हम डिस्कस करते हैं अभी प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड किसका लिया ये समझ आना ज़रूरी है। प्लाज्मिड ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड सैल्मोनेला टाइफी, और सैल्मोनेला टाइफी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। सैल्मोनेला टाइफी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टाइफॉइड इन ह्यूमन बींग्स, राइट। तो बात कर ही लेते हैं चलिए प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड की जहाँ तक बात है, प्लाज्मिड होता क्या है? इसके डेफिनेशन में ही सब कुछ है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, इसको आप लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। कि एक ऐसा डीएनए है जो खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है, ऐसा डीएनए है जो खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए है, दैट्स इट। ओके,
जब इन दोनों चीज़ों को आप लोग मिला देंगे देन वी गेट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, मैन मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। फिर एक और वन लेयर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना भी लिया, ठीक है, तो कोई ना कोई होस्ट रहा होगा हमारा, और विश्वविख्यात होस्ट हम लोग जानते हैं वो कौन होता है हमारा। जनरली जब हम बैक्टीरिया जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ ई कोलाई, वी यूज्ड ई कोलाई एज होस्ट, ठीक है, ई कोलाई को हमने एज होस्ट यूज़ किया। अच्छा, ये जो सैल्मोनेला टाइफी है, ध्यान रखना, ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये प्लाज्मिड जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए आपको कहीं और थोड़ी मिलेगा। आपको मिलेगा कहाँ पर? आपको मिलेगा किसी न किसी प्रोकैरियोटिक सेल के पास। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस केस में क्या यूज़ किया है? इस केस में हम लोगों ने यूज़ किया है एक तरह का सैल्मोनेला टाइफी प्रोकैरियोटिक सेल है। जो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि भाई ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, एक इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग में कोई ना कोई टूल्स का ज़रूर यूज़ होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग में किसी न किसी तरह के टूल्स का यूज़ ज़रूर होता है। तो कौन कौन से टूल्स का यूज़ हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिन टूल्स की हम लोग बात करते हैं वो टूल्स क्या हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी डीएनए को कट करने के लिए, दैट इज़ मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिनको आप आसान भाषा में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल देते हैं। सेकेंड थिंग इज मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड सेकेंड थिंग इज आपको किसी न किसी तरह के वेक्टर डीएनए की भी ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड थिंग, आपको इनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज नामक एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। देन अच्छा, फॉरेन डीएनए भी तो चाहिए ही होगा, फॉरेन डीएनए भी चाहिए होगा, कोई ना कोई होस्ट चाहिए होगा, और भी कई तरह के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है, कई तरह के लाइजिंग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, उनकी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आएगा तो हम लोग उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से लाइजिंग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आज की वीडियो का डेडिकेटेड पार्ट जो है वो हम लोग करेंगे कंप्लीट, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज का जो पूरा वीडियो है वो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर होने वाला है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम क्यों करता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर डिस्कसिंग मॉलिक्यूलर सीजर। चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स की जहाँ तक बात है। मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स आर द कॉमन नेम। मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? कॉमन नेम है किसका? इन एंजाइम्स का, जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसा कि सीजर नाम से समझ आ रहा है कि ये क्या करते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड्स को पर्टिकुलर साइट पर कट करते हैं। तो मुझे फॉर एग्जांपल पूरे पूरे स्ट्रेच ऑफ डीएनए की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे एक पोर्शन ऑफ डीएनए की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैंने बोला था जुगनू स्टोरी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले जुगनू स्टोरी देख कर आना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं वही लिंक करूँगा, इसलिए मैंने आपको वो पहले बताया, है ना। पूरे चैप्टर में वही लिंक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जुगनू स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा कि यार जब जब अगर मुझे किसी जुगनू का पर्टिकुलर जीन चाहिए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुमिनस प्रॉपर्टी, तो पर्टिकुलर जीन चाहिए ना, पूरा पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए उठा के मैं होस्ट में इंसर्ट कर दूंगा, ये तो नहीं है ना। तो पूरा का पूरा डीएनए मैं होस्ट में इंसर्ट नहीं करूंगा। दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स इज डन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है?
इट कट्स द पीसेस, पीसेस को क्या मैं फ्रेगमेंट्स बोल सकता हूँ, कट्स द पीसेस ऑफ डीएनए, ठीक है, इनटू फ्रेगमेंट्स, तो आपको टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा फ्रेगमेंट्स, ठीक है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दो तरह की बातें हैं, ठीक है, दो तरह की बातें हैं, दो तरह की एंजाइम्स हैं। सबसे पहला जो एंजाइम यहाँ पर हम पढ़ते हैं दैट इज रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करता है, अगेन कट्स द डीएनए एट एंड, एंड पर कट लगाएगा वो डीएनए, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंड पर कट लगाएगा, ठीक है, जो कि ब्रेक करता है, दैट ब्रेक्स द टर्मिनल बॉन्ड्स ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं ना, दैट ब्रेक्स द टर्मिनल बॉन्ड्स ऑफ डीएनए, जहाँ पर उसे एंड मिलेगा टर्मिनल बॉन्ड्स ऑफ डीएनए, वहाँ ये कट लगाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो याद करो, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आप लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन में टू रिमूव primers at 3' एंड पर जब मुझे प्राइमर हटाने होते हैं तब मैं एंडोन्यूक्लियस का यूज़ नहीं करता, मैं एक्सोन्यूक्लियस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा था, वी नो दिस कि जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं और हमें प्राइमर्स हटाने होते हैं तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तब हम लोग रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं और ना कि एंडोन्यूक्लियस का। एंडोन्यूक्लियस का कहाँ यूज़ करेंगे, अगर मुझे डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करना है, अगर मुझे डीएनए की स्पेसिफिक साइट पर कट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखता है कि दिस कट्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये डीएनए की स्पेसिफिक साइट पर कट कर रहा है तो टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक करेगा, नहीं, दैट ब्रेक्स द इंटरनल bonds of DNA, तो आपको दो बेसिक डिफरेंस आपको पता चले रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में, कि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो कट करता है एट द एंड, एंडोन्यूक्लियस कट करता है स्पेसिफिक साइट पे। एक्सोन्यूक्लियस ब्रेक करता है टर्मिनल बॉन्ड्स ऑफ डीएनए को, एंडोन्यूक्लियस ब्रेक करता है इंटरनल बॉन्ड्स ऑफ डीएनए को। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि ये क्या है स्पेसिफिक साइट, इसको कैसी ऐसी चमत्कारी शक्ति ऐसे कैसे मिल गई इसे एंडोन्यूक्लियस को, जो कि एक्सोन्यूक्लियस के पास नहीं है, कि वो स्पेसिफिक साइट पर कट कर दे रहा है, ऐसा क्या है इसके पास। तो वो फाइंड आउट करता है स्पेसिफिक साइट को, स्पेसिफिक सीक्वेंस को। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाइंड आउट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को और वहाँ पर कट लगाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक सीक्वेंस होती क्या है, लेट्स सी। ये स्पेसिफिक साइट कुछ और नहीं है, इस स्पेसिफिक साइट को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्योंकि रिकॉग्निशन साइट बोलने के पीछे एक प्रॉपर मकसद है कि एक्चुअल में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम
या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो पहचान रहा है उस साइट को, या इस साइट की जगह मैं अगर सीक्वेंस शब्द का इस्तेमाल करूँ तो भी ठीक है ना, सीक्वेंस शब्द का इस्तेमाल करूँ तो भी ठीक है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी को मैं बोल सकता हूँ रिस्ट्रिक्शन साइट। जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है और कट लगाता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस बोल सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ द थिंग इज, चलो स्पेसिफिक साइट का पता चला। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉग्निशन साइट कहाँ से ढूंढे, रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ से ढूंढे। ये तो ये तो संजीवनी बूटी ढूंढने जैसा हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, या हम नहीं, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पैलिंड्रोमिक साइट के लिए सर्च करता है, सर्चेस फॉर सर्चेस फॉर पैलिंड्रोमिक साइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पैलिंड्रोमिक साइट क्या होता है। पैलिंड्रोमिक साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जिसको अगर आप आगे से भी रीड करो तो भी सेम, और पीछे से भी रीड करो तो भी सेम। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वही सीक्वेंस होती है जिसको आप आगे से रीड करो तो भी सेम और पीछे से रीड करो तो भी सेम, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस nucleotide sequence which reads same on the the strands both the strands when read in the same read the same on both the strand when read in the same डायरेक्शन। जैसे कई तरह के लेम एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बट उसका एनसीईआरटी से या आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेम सा एग्जांपल है मैडम। तो मैडम एक इंग्लिश का पैलिंड्रोमिक वर्ड है, ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक साइट नहीं है। अगेन आप अगर इसको इधर आगे से रीड करो तो भी मैडम पढ़ा जाएगा, और अगर आप इसको पीछे से रीड करो तो भी ये मैडम पढ़ा जाएगा, सेम ही डायरेक्शन में पढ़ा जाएगा ये। जैसे एक और चीज़ है मलयालम, है ना, इसको आप इधर से रीड करो तो भी मलयालम बनता है, इधर से रीड करो तो भी मलयालम। चलो ये तो भैया मजाक वाले एग्जाम्पल हो गए, कुछ बढ़िया एग्जाम्पल, कुछ बढ़िया पैलिंड्रोमिक साइट के एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल GAATTC। तो मान लो कि ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है 5-3-, ठीक है, 5-3-। अच्छा, बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, आई होप आप लोगों को पता होगा, पर मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दो टर्म्स आप लोगों को पता होने चाहिए, व्हाट इज स्ट्रैंड एंड व्हाट इज फ्रेगमेंट। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि स्ट्रैंड और फ्रेगमेंट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, बहुत बेसिक है आई नो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सुन लो। डीएनए है, जैसे मान लो, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, एटीसीजी की बॉन्डिंग हो रही होगी यहाँ पे, इस तरह की यहाँ पर एटीसीजी की बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एटीसीजी के इस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये होगी 5-3-, ये होगा 3-5। ठीक है, ठीक है, मान लो ये पूरा का पूरा ये एक स्ट्रैंड है, मतलब ये मान लो एक पूरा डीएनए था, तो ये एक पूरा स्ट्रैंड है उस डीएनए का, राइट, स्ट्रैंड है उस पूरे डीएनए का। इस
पूरे सीक्वेंस को मतलब एक पार्ट ऑफ डीएनए को, इसका क्या मतलब होता है, फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है, टुकड़ा ना। तो पार्ट ऑफ डीएनए, एक पार्ट ऑफ डीएनए को आप, उसका टुकड़े को आप फ्रेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये पूरा ये पूरा ये पूरा एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया, ठीक है, एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया, डीएनए का एक टुकड़ा है, सही है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूँ एक इस वाले स्ट्रैंड की, अब मैं फ्रेगमेंट नहीं बोलूँगा, अब मैं स्ट्रैंड बोलूँगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 3' to 5'। तो 3' to 5' वाली एक स्ट्रैंड है, ये फ्रेगमेंट नहीं है, 3' to 5' स्ट्रैंड है। ऐसे ही मैं बोलूँगा 5' to 3' एक स्ट्रैंड है। समझ आया? बेसिक था, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्ट्रैंड है 5' to 3', इससे जब भी ATCG की पेयरिंग बनेगी यहाँ पर 3', तो किस तरह की ATCG की पेयरिंग बनेगी। फॉर एग्जांपल G से कंबाइन करेगा कौन, C, T, T, ATCG की पेयरिंग A और G, ठीक है, और यहाँ 5', यही है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये ATCG की पेयरिंग रहेगी, आपको पता है। यहाँ पे इसके बीच में कितने बॉन्ड रहते हैं, 3 बॉन्ड रहते हैं। A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये अब पूरा अगर मैं बोलूँ तो ये एक फ्रेगमेंट हो गया, लेकिन एक ये वाला एक 5' to 3', ये क्या हो गया, स्ट्रैंड हो गया। अब अगर आप इसको नोटिस करो, इसको रीड करो 5' to 3' की डायरेक्शन में, तो भी क्या है, ये GAATTC। अगर आप इसको रीड करो इधर से 5' to 3' की डायरेक्शन में, तो भी सेम डायरेक्शन बोला ना, सेम डायरेक्शन में अगर आप रीड करो तो भी तो सेम बनना चाहिए। तो क्या बन रहा है इधर, GAATTC। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? जी हाँ, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो अब क्या यहाँ पर हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो आकर कट लगा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कट लगा सकता है, और वो हमेशा बीच में कहीं कट लगाएगा। बीच में कट लगाएगा मतलब यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल बॉन्ड्स को तोड़ता है जी और ए के बीच में, यहाँ पे ये इंटरनल बॉन्ड्स को तोड़ेगा जी और ए के बीच में, इस तरह से। तो जहाँ इसने 5' to 3' वाले स्ट्रैंड में कट लगाया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, वहीं वहीं पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जी और ए के बीच में ही कट लगा रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है, 3' to 5' में, जहाँ इसने 5' to 3' में कट लगाया था वहीं 3' to 5' में कट लगा रहा है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है, इंटरनल बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है, स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है, इंटरनल बॉन्ड्स को तोड़ता है, और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड पे कट लगाता है और टर्मिनल बॉन्ड्स को तोड़ता है, एज इन एग्जाम्पल डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप थोड़ा सा, हम लोग अपने हिसाब से डीएनए को कट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पर सेंसिबल और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हम डीएनए को अपने हिसाब से कट करना चाहते हैं। मान लो कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए की, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए की। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर साइट पर कट करना चाहता हूँ, मैं इसको एक पर्टिकुलर साइट पर कट करना चाहता हूँ, तो एक स्पेसिफिक साइट पर कट करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सोन्यूक्लियस ज़्यादातर यूज़ करूँगा या एंडोन्यूक्लियस? वेरी सिंपल, वेरी गुड, एंडोन्यूक्लियस यूज़ करूँगा, राइट, क्योंकि स्पेसिफिक साइट पर तो यूज़ कर रहा है ना। इसीलिए ध्यान देना, आगे चैप्टर में जब भी हम लोग बात करेंगे, ज़्यादातर इस चैप्टर में हम लोग एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस एंड पर कट लगाता है। क्योंकि दो तरह के ये होते हैं, तो मेरा बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन द थिंग कम्स कि पैलिंड्रोमिक साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ आया, कट कैसे लगाता है वो समझ आया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर आपको बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 sec,
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बनाया गया, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बनाया गया उसका क्या नाम था। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ गए हैं, दैट इज नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कैसे नाम होता है और क्या नाम होता है, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या नाम है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, दैट इज हिंद 2। ठीक है, क्या नाम है, हिंद 2। ठीक है, हिंद 2। अब सवाल ये आता है कि ये हिंद 2 बनाया किसने था। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो 3 साइंटिस्ट थे, स्मिथ, विलकॉक्स, स्मिथ, विलकॉक्स एंड केली। स्मिथ, विलकॉक्स एंड केली, दे मेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये कहाँ से मिला, कहाँ से बनाया गया, तो दिस वॉज मेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दिस वॉज मेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में अगेन पढ़ा था। ठीक है, कि ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। तो इफ़ वी डिस्कस अबाउट द रूल्स, तो आपको ये यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगा होगा कि ये जो हिंद 2 है, जैसे इसकी नेमिंग पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि कैसे इसका नाम हिंद 2 पड़ा या क्यों इसका नाम हिंद 2 पड़ा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है, वो जिस स्पीशीज से उसको आइसोलेट किया गया है उसका जीनस होता है। जीनस का फर्स्ट लेटर उठाते हैं हम लोग। ठीक है, जीनस का फर्स्ट लेटर उठाते हैं, रिप्रेजेंट्स द जीनस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का हमने एच उठाया। अब दूसरा दूसरा और तीसरा लेटर, सेकंड एंड थर्ड लेटर, जो सेकंड और थर्ड लेटर है वो उठाया जाता है उसके स्पीशीज़ के नेम से, दैट रिजेंबल्स द स्पीशीज़ नेम। ठीक है, तो आई एन यहाँ से उठा लिया हमने। ठीक है, देन कम्स द डी पार्ट। तो ये उसके बाद क्या लिखा जाता है कि उसका स्ट्रेन कैसा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका स्ट्रेन है डार्क, कहीं पर अगर इसका स्ट्रेन लाइट होगा तो हम लाइट लिख देंगे, एल लिख देंगे, या डार्क हो, बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। द लास्ट थिंग इज अबाउट इट्स ऑर्डर नंबर। लास्ट थिंग इज अबाउट इट्स ऑर्डर नंबर, और इस ऑर्डर नंबर को हमेशा रोमन संख्या में लिखा जाता है, रोमन नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, 2 जो लिखा है ये रोमन नंबर में लिखा है। ठीक है, ऑर्डर नंबर का क्या मतलब है, ऑर्डर नंबर का मतलब है कि कितने नंबर पर, ठीक है, ये एंजाइम जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया है। मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ऐसा तो नहीं होगा ना कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से सिर्फ और सिर्फ एक ही अभी तक हम लोगों ने एंजाइम निकाला होगा, नहीं है ना ऐसा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और भी तो निकले होंगे। अब ये सेकंड बता रहा है, ये सेकंड है, तो यानी कि कोई ना कोई फर्स्ट भी रहा होगा। तो ऐसा बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मान लो कि अभी तक हमको मान लो कि 5 एंजाइम्स मिले हैं, ऐसा कोई डेटा नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि 5 एंजाइम मिले हैं, तो जो पहली बार मिला होगा उसको हम बोलेंगे हिंद 1, जो सेकंड मिला होगा उसको क्या बोलेंगे, हिंद 2। समझ आया ना ऑर्डर नंबर क्या है। दूसरी तीसरी बार जो मिला होगा उसे बोलेंगे हिंद 3, चौथी बार जो मिला होगा उसे हम बोलेंगे हिंद 4, पांचवी बार जो मिला होगा उसे हम बोलेंगे हिंद 5। लेकिन मैं सब में डार्क स्ट्रेन लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डार्क स्ट्रेन वाले ही होंगे सभी, लेकिन ये चीज़ नोटिस करो कि सब के सब यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो है वो रोमन नंबर में है। ये मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को।
ओके, अब आगे देखते हैं। हिंद 2 से जहाँ तक शुरुआत हुई, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, क्योंकि ये पहला था तो यहीं से बात शुरू होती है, तो ये जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पर कट लगाता है? दिस ऑलवेज कट्स, ये याद रखना, एनसीईआरटी में मे भी गिवन नहीं है। दिस ऑलवेज कट्स बिटवीन थर्ड थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट ऑफ हिम ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जो डीएनए है उसमें, ठीक है, फोर्थ सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसके डीएनए ऑफ हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बता ही देते हैं। देखो, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। देखो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कहता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा थर्ड टू फोर्थ सेगमेंट ऑफ डीएनए है, के बीच में कट लगाता है, थर्ड टू फोर्थ सेगमेंट ऑफ डीएनए के बीच में कट लगाता है ये हिंद 2। इसके पास टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं अगर पूछे आपसे, तो आप बोलेंगे कि इसके पास टोटल 6 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके पास टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो आप बोलेंगे कि इसके पास टोटल 6 बेस पेयर होते हैं। ये हिंद 2 नाम का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ पर कट लगाता है? तो वो कट लगाता है थर्ड और फोर्थ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉर थर्ड और फोर्थ सेगमेंट ऑफ डीएनए के बीच में कट लगाता है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में लगाता है। जब से हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना शुरू किया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि जब से हम लोगों ने, एक तो हमने ये बताया फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जो स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैली ने। सेकंड पॉइंट इज कि जब से हम लोगों ने फाइंड आउट करना शुरू किया है कि जो डीएनए या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड आउट करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक हमारे पास ओवर नाइन हंड्रेड मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलरेडी मिल चुके हैं हमको, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग बैक्टीरिया या कहीं से भी। मोर देन 900 एंजाइम्स हैज़ बीन आइसोलेटेड टिल नाउ, ठीक है, फ्रॉम ओवर, और जनरली ये सब बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हुए हैं, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। बेसिक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से थी? दैट इज एक्शन ऑफ दैट इज एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जिसका मैं सहारा लेना चाहूँगा, जैसे लेट्स सी, दिस इज दिस इज इट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि दिस इज एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इज एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या पता चलता है कि भाई ये बताना चाह रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर, और यहाँ से ये भी पता चलेगा आपको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअल में बनता कैसे है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअल में बनता कैसे है, ठीक, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जब जब ये एक वेक्टर डीएनए मान लेते हैं और दूसरा फॉरेन डीएनए, अब क्या होगा, ये जो एंजाइम है, इस केस में जो एंजाइम हमने यूज़ किया है वो कौन सा एंजाइम यूज़ किया है? इको R1 एंजाइम यूज़ किया है। कौन सा एंजाइम यूज़ किया है? इको R1। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई नेमिंग आपने बताया था भैया, इको R1, इको R1 किसको सिंबलाइज करता है? अगेन इस्चरिशिया कोलाई। आर का क्या मतलब हुआ? रफ स्ट्रेन। वन क्या है इसका?
ऑर्डर नंबर। समझ आया नेमिंग? अब आप, आई थिंक आप लोगों को नेमिंग समझ आ रहा होगा। हम और एग्जांपल देखेंगे नेमिंग पर, डोंट वरी, ठीक है, और एग्जांपल्स देखेंगे इसके नेमिंग पर। अभी के लिए समझो, हमने इको आर वन क्या यूज़ किया है यहाँ पर, एंजाइम का यूज़ किया है। दोनों के केस में हम लोग इको आर वन यूज़ करते हैं। वेक्टर डीएनए के पास जो एक पर्टिकुलर साइट थी, ये देखो, GAA TTC के बीच में, जी और ए के बीच में कट लगा, यहाँ भी जी और ए के बीच में कट लगा। अगर आप देखेंगे फॉरेन डीएनए में भी जी और ए के बीच में कट लग रहा है, जी और ए के बीच में कट लग रहा है ना, और यहाँ पर भी, ठीक है, जी और ए के बीच में ही कट लगेगा, राइट, जी और ए के बीच में ही कट लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस एंजाइम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगेन ध्यान रखना, जिस एंजाइम का यूज़ मैं अगर मुझे कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मुझे कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो की पॉइंट इज, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैं वेक्टर डीएनए को कट करूँगा, उसी उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मुझे फॉरेन डीएनए को भी कट करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स वाई, क्यों है ऐसा ज़रूरी, है ना, क्यों है ऐसा ज़रूरी कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं फॉरेन डीएनए को कट कर रहा हूँ, उसी से मुझे वेक्टर डीएनए को भी कट करना पड़ेगा। क्यों है ऐसा ज़रूरी? ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स बन सकें। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसने इस तरह से कट लगाया, जब ये कट लगाएगा तो एक सीक्वेंस ये बन जाएगी, और जब इधर कट लगेगा तो एक सीक्वेंस ये बन जाएगी। क्या ये आपस में एक दूसरे को पूरक नहीं है? क्या ये एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करते हैं? करते हैं ना एक दूसरे को कंप्लीट। विच मीन्स ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, विच मीन्स कि भाई, विच मीन्स कि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने इस्टुम बिस्टुम कुछ भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे इको आर वन यूज़ कर लिया, तो क्या इफेक्टिव रहेगा? क्या दोनों के जो जोड़ हैं, क्या दोनों फ्रेगमेंट स्टिकी एंड बनाएंगे? क्या एक दूसरे से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो एक दूसरे से जब जुड़ेंगे ही नहीं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना कैसे लोगे आप? समझ आया? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ज़रूरी ये है ना, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि क्या होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास स्टिकी एंड्स होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स होने चाहिए। वेक्टर डीएनए का जो फ्रेगमेंट है और फॉरेन डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो एक दूसरे में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पर्पस, राइट। तो अब उसके बाद देखो आपने क्या किया, ये देखो सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं कि ये स्टिकी एंड्स हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो एंड है यहाँ पर, ये एक तरह से एक कंप्लीट फिट है इस वाले स्ट्रैंड से, है ना। और ये हो क्यों पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने किस चीज़ का यूज़ किया था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का यूज़ किया था हम लोगों ने। सेम रिस्ट्रिक्शन वी यूज द, इट इज़ वेरी मैंडेटरी, ठीक है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी, ठीक है, to use the same restriction enzyme. We use same restriction enzyme. We use same restriction enzyme to cut the strand of foreign DNA as well as वेक्टर डीएनए, एज वेल एज वेक्टर डीएनए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि क्योंकि हम सेम एंजाइम का यूज़ करेंगे तो वो जो एंजाइम है वो दोनों डीएनए में, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए में सेम साइट पर कट लगाएगा। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम साइट पर कट लगाएगा। और जब सेम साइट पर कट लगाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनने से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स विल फैसिलिटेट द वेक्टर डीएनए टू जॉइन विद फॉरेन डीएनए। दैट्स इट। समझ आया? दिस इज द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट्स हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क्स। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। समझ आया आपको?
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जब भी ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग की बात करते हैं तो एंड्स बनते हैं यहाँ पर, दो तरह के एंड्स बनते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो तरह के एंड्स बनते हैं, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है स्टिकी एंड, स्टिकी, ये क्वेश्चन भी आया था नीट में, ध्यान रखना। एक होता है स्टिकी एंड और दूसरा होता है ब्लंट एंड्स। एक होता है स्टिकी एंड और दूसरा होता है ब्लंट एंड। स्टिकी एंड क्या होता है? ठीक है, आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैं पूरा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूँ। तो हैव सम पेशेंस एंड स्टार्ट एंड कीप मेकिंग रनिंग नोट्स विद मी। ठीक है, दिस पॉइंट इज दिस, मैंने पहले ही बोल दिया था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसके मैं फुल डेप्थ में जाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे विद मी। ठीक है, हम लोग इसको टॉपिक क्लोज करके मानेंगे आज इसको। ठीक है, देखते हैं। तो इसके दो एंड होते हैं, इसके दो एंड होते हैं। स्टिकी एंड, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है तो उसके दो एंड होते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। जो स्टिकी एंड है, जो स्टिकी एंड है वो इस तरह का दिखता है, देखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ना, जब जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ कट लगाया तो आप देख रहे हैं कि ए टी टी ये गायब हो गया। तो जब, क्योंकि ए टी टी गायब हो गया, तो इसका मतलब स्टिकी एंड जब बने होंगे तो स्टिकी एंड बनते वक्त क्या ब्रेक होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा है कि नहीं है? ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड थिंग, यहाँ पर स्टिकी एंड में इट ऑल्सो ब्रेक्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कब फॉस्फोर, देखो स्टिकी एंड यहाँ पर टूटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए और टी के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड था, ए और टी के साथ में डबल टूट गया ना, ये तो समझ आया। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब टूटा, ये याद रखने वाली बात है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तब टूटा जब ये यहाँ वाला ए, यहाँ वाले, यहाँ पे जो ए था वो इस जी से भी तो अलग हुआ ना। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहा होगा? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, between two nucleotides, which bond is there? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज देयर, है ना। ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अगर याद नहीं आ रहा है तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड करके पहला ही टॉपिक है चैप्टर 6 का, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नई बुक के हिसाब से चैप्टर 5 और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर 6। ठीक है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो स्टिकी एंड जब भी बनेंगे तो दो बॉन्ड्स टूटेंगे, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दो बॉन्ड्स ज़रूर टूटेंगे, एक तो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दूसरा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब भी स्टिकी एंड बनेंगे तो दो बॉन्ड्स टूटेंगे, पहला, दो बॉन्ड्स टूटेंगे, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वहीं जब हम बात करते हैं ब्लंट एंड की, तो ब्लंट एंड एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ। जब भी ब्लंट एंड बनेंगे तो सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता है उस केस में, इट ओनली ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं दिखाता हूँ कैसे। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो तो पता ही चल गया आपको, है ना। स्टिकी एंड वाला तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, यही सेम चीज़ बनाते हैं, जी ए टी टी सी, दिस इज द सीक्वेंस 5 to 3 3 to 5 एक सीक्वेंस है, दैट इज सी टी टी ए जी 5 ठीक है, 5 समझ आ गया। अब मान लो कि कट जो है, पहले कहाँ कट लगा था? पहले कट लगा था यहाँ पर, है ना। उसकी वजह से ए और जी के बीच में यहाँ कट लगा था, क्योंकि पहले 5 और 3 में जहाँ कट लगेगा, इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी वहीं कट लगाओ, ऐसा ही होता है ना। तो अब जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ हम कट नहीं लगा रहे, हम अब कट लगाएंगे कहाँ?
हम कट लगाएंगे ए और टी के बीच में, फर्स्ट स्ट्रैंड में ए और टी के बीच में कट लगा रहा हूँ 5' टू 3' में। तो 3' टू 5' में भी मुझे किसके बीच में कट लगाना पड़ेगा, ए और टी के बीच में कट लगाना पड़ेगा। तो अगर ए और टी के बीच में कट लगाऊंगा तो ये स्ट्रैंड तो ऐसे टूट जाएगी, हॉरिजॉन्टल तो जाएगी ही नहीं। तो जो मुझे एज रिजल्ट जो स्ट्रैंड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, जी ए ए, ये पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी टी टी, ठीक है, ये एक फ्रेगमेंट मिल गया, टी टी सी ए ए जी, दैट इज। तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हुए दिखे हैं आपको, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं, नहीं। सिर्फ कौन सा बॉन्ड टूटा है यहाँ पर टूटा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ आया कौन सा बॉन्ड टूटा है यहाँ पर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटा है। अब कुछ कुछ बेसिक नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, जैसे मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे हिंद 2 का आपको पता है कि हिंद 2 जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया था। एक और नाम हमको पता चल गया कि इकोलाई, इको आर वन इस्चरेशिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कुछ कुछ लिस्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हिंद 2, यह आया हुआ था क्वेश्चन कि हिंद 2 वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और इसका स्ट्रेन आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं RD। ठीक है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए इको R1 was isolated from Escherichia coli, which was isolated from Escherichia coli, rough strain 13। इको R2, तो ऑब्वियसली इको R वो भी Escherichia coli से आइसोलेटेड होगा, लेकिन उसका स्ट्रेन अलग है थोड़ा सा, उसका नाम अलग है थोड़ा सा। Escherichia coli तो है ही, लेकिन Escherichia coli RY इसको बोलते हैं 245। ऐसे ही बाम H1 आपको पता होना चाहिए, बाम H1, व्हाट इज बाम H1, तो बैसिलस, ये सब आगे एक चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे PBR 322 तो ये सब रिपीट होंगे, इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको। अमाइलो लिक्विफेशंस, सब बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या है, हाँ PVU1, हम इसको भी याद करेंगे। PVU1 प्रोटियस वल्गैरिस से आइसोलेटेड था, एंड देन PST1। ठीक है, PST1, तो PST1 याद रख लेना, प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल1। ठीक है, ये सारे नाम आएंगे, सेल1, स्ट्रेप्टोमाइसीस एल्बस, ठीक है, एक और होता है, इसको भी याद रख सकते हैं, हिंद 3 भी होता है। तो हिंद 3 भी कहाँ से आइसोलेट होता है, हिंद 3 भी आप लोगों का आइसोलेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। तो आज हम लोगों ने पूरा फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड किस टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं हम लोग, द टॉपिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में पढ़ा कि 2 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक साइट, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नामकरण किया जाता है, किस तरह से नेमिंग करते हैं आप लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। फिर हम लोगों ने पढ़ा द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, किसने बनाया था, किस तरह से नेमिंग किया उसका, क्या क्या मतलब होता है। देन वी डिस्कस्ड कि एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम करता है, क्या किस तरह से कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है।
ये टॉपिक भी देखा। देन वी डिस्कस्ड कि क्या होता है स्टिकी एंड, क्या होता है ब्लंट एंड। ठीक है, क्या होता है स्टिकी एंड और क्या होता है ब्लंट एंड। देन वी डिस्कस्ड कि कौन कौन से एंजाइम्स हमने बनाए हैं, मेजर मेजर एंजाइम। ऐसे तो हम लोगों ने 900 प्लस एंजाइम बना दिए, सबका याद नहीं रखना है। और वो कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आई होप ये समझ आया हो। ठीक है, टूल्स ऑफ, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और टूल्स में सबसे पहला टूल जिसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे डीएनए को कट करना था। तो डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत है, और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स, नेमिंग, एक्शन, ठीक है, सब हमने इस क्लास में निपटा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। इस तरह से कथा समाप्त। राधे राधे।